new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to my channel. So today we are going to study chapter number 2 of chemistry of class 7, that is physical and chemical changes. So physical and chemical changes, ये सब के बारे में तो आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 6 में थोड़ा बहुत 5 में पढ़ा है, बट अभी क्लास 7 में हम लोग थोड़ा डिटेल स्टडी में इसका जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो देखो, चेंज का मतलब हम सबको पता है, पैसा चेंज नहीं. ओके, चेंज मतलब जो चीज़ें बदलती हैं, ठीक है, हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें बदलती है. जैसे कि अगर हम लोग अपने चारों तरफ देखें, आप लोग खुद देखो, आप लोग कहीं पर देखते होगे, कहीं पर एकदम छोटा सा पेड़ आप लोग उगाए होगे या फिर कहीं उगा होगा, थोड़े समय के बाद वो छोटा सा सैपलिंग वो थोड़े बड़े फॉर्म में हो गया, वो प्लांट में, फिर धीरे धीरे करके वो थोड़ा ट्री में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, वैसे ही हम लोग देखते हैं ना, घर में जैसे खाना बनता है तो पानी उबालते हैं तो बॉइलिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस. फिर अगर मम्मी कभी दही जमाती है तो हम लोग देखते हैं ना कि मम्मी दूध को यूज़ करके दही जमाती है तो दूध से पूरा दही बन जाता है. तो वो भी तो एक टाइप का चेंज है ना, जो चेंजेस हम खुद ऑब्जर्व करते हैं. देखो, खुद आप लोग सोचो क्या क्या चेंजेस आप लोग ऑब्जर्व करते हो. जैसे कि चेंजेस ऑफ डे एंड नाइट, दिन रात, ये सब जो चेंज होता है, ये देखना हर दिन होता है. ठीक है, दिन भी होता है और नाइट भी होता है. तो ये सब चेंजेस, ये सब बदलाव ही है जो हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं. और भी है, जैसे कि ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, हम कपड़े को सुखाते हैं तो कपड़ा पूरा वेट रहता है लेकिन वो वेट से सूख जाता है, तो वो भी एक टाइप का चेंज है. देन ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, जैसे कि मैं आप लोगों को प्लांट के बारे में बताई, वैसे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, हम भी तो ग्रो करते हैं ना. अभी छोटे बच्चे लोग, आप लोग खुद देखना कैसे धीरे धीरे चेंज होते हैं. वो लोग छोटे से बच्चे रहते हैं, फिर धीरे धीरे करके, कभी हम भी छोटे थे, फिर हम भी अभी देखो बड़े हो गए हैं. तो ये सब चेंजेस है, हम लोग के चारों तरफ ये सब चेंजेस होता रहता है. कुकिंग ऑफ फूड, हम लोग को जब खाना रहता है, ऑब्वियसली कच्चा चीज़ तो हम लोग खाते नहीं है नॉर्मली. सो खाना को कुक करते हैं ना, देखो खाना कच्चा रहता है रॉ फॉर्म में, उसको हम कुक करते हैं तभी हम उसको खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं. तो वो भी एक टाइप का चेंज है. खाना में कुछ चेंजेस आ जाते हैं बोल के हम लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो भी एक टाइप का चेंज हो गया. राइपनिंग ऑफ फूड, नॉट फूड, फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट. तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट का मतलब होता है फल जो पकता है. पहले देखना, फल नॉर्मली ग्रीन कलर का रहता है एंड उसके बाद वो धीरे धीरे करके वो पक जाता है, वो राइप हो जाता है. ठीक है, वो भी चेंज है, वो थोड़ी ना हम लोग जाके करते हैं नॉर्मली. हाँ, आजकल अलग अलग तरीका है फल को पकाने का, बट नॉर्मली वो चेंज होता है कि नहीं होता है, बदलाव होता है. वैसे ही कर्डलिंग ऑफ मिल्क और मिल्क से जो कर्ड बनता है, ये दोनों डिफरेंट होता है. कर्डलिंग ऑफ मिल्क का मतलब होता है दूध फट जाना. हम लोग देखना, आप लोग दूध फट जाता है तो उसका तो वो छेना बन जाता है ना, और तो हम लोग फिर दूध को यूज़ नहीं कर सकते. और मिल्क से जो कर्ड हम बनाते हैं, CURD, वो दही बनाना होता है. ठीक है, मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड मतलब दही बनाना. कर्डलिंग ऑफ मिल्क का मतलब दूध फट जाना, स्पॉइल हो जाना. तो ये दो चीज़ें मैं श्योर हूँ आप लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चों को. तो ये दो चीज़ें आई एम श्योर अभी आप लोग क्लियर हो गए होंगे. सो ये सारी चीज़ें हैं, चेंज हैं जो हमारे चारों तरफ, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में होते रहते हैं. सो चेंज इज़ अ परमानेंट फीचर ऑफ नेचर. ये है ही, नेचर में ये चेंजेस आने कंपलसरी है, होता ही है. कितना सारा मैं एग्जांपल्स यहाँ पर बोली हूँ, आप लोग में मुझे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बताइएगा कि और क्या क्या चेंजेस आप लोगों को नेचर में देखने को मिलते हैं. बहुत सारे हैं, देखो अपने चारों तरफ देखो और सोचो और बताओ. नेक्स्ट देखो, कभी भी कुछ भी चेंजेस होता है ना नेचर में या कहीं पर भी, तो जो भी सब्सटेंस है जिसमें चेंज हो रहा है उनका देखना कलर बदल जाता है. जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ कलर बदलने का. राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फल जो पकता है, ठीक है, पहले फल ग्रीन कलर का रहता है लेकिन जब वो पकता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, वो हो जाता है थोड़ा सा, कोई फल रेड हो जाता है तो कोई क्या कलर हो जाता है, बट वो चेंज होता है. ठीक है, सो कभी भी चेंजेस होता है ना कोई भी चीज़ में, तो हम लोग उनका कलर देख के बता सकते हैं कि हाँ इसमें कलर चेंज हुआ, मतलब पक्का इसमें कुछ चेंज हुआ होगा, कुछ बदलाव हुआ है. उनका शेप एंड साइज़ भी चेंज होता है चीज़ों का. जैसे कि मैं आप लोगों को अपना एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ह्यूमन बींग का एग्जाम्पल देती हूँ. बच्चे पहले छोटे रहते हैं, धीरे धीरे करके वो बड़े होते हैं कि नहीं होते हैं, तो हमारा शेप, हमारा साइज़, सब चीज़ बदलता है. तो वो भी एक टाइप का चेंज है. हार्डनेस भी बदलता है. कभी भी कोई चीज़ में चेंज होता है तो सब्सटेंस का हार्डनेस, मतलब उसका सॉफ्टनेस, हार्डनेस, ये सब में थोड़ा चेंजेस आते हैं. जैसे कि अगर मैं यहाँ जो एग्जांपल दी हूँ रॉ राइस, जैसे कि कच्चा चावल,
वो तो कच्चा रहता है, हार्ड रहता है। जब हम उसको कुक करते हैं, जब हम लोग उसको पकाते हैं, तो वो चावल देखना, राइस एकदम सॉफ्ट हो जाता है, कुक्ड राइस। तो हार्डनेस में भी तो यहाँ पर उसका टेक्सचर में भी तो उसका यहाँ पर क्या आया, चेंजेस आया। चेंज आया मतलब पक्का कुछ ना कुछ हुआ है उसके अंदर में। फिर बात करते हैं कि कभी भी कुछ भी चेंज होता है ना, कोई भी चीज़, तो ना उनका स्टेट भी बदल सकता है। अब स्टेट का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम लोग उड़ीसा में हैं तो उड़ीसा से बदल जाएगा, आंध्रा हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं। यहाँ स्टेट का मतलब है फिजिकल स्टेट, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का बात कर रही हूँ मैं। तो जैसे कि सोच लो हमारे पास पानी है, वाटर। अगर मैं पानी को ठंडा करूँगी तो वो किस में कन्वर्ट होगा, आइस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वाटर का क्या स्टेट था, लिक्विड, वो आइस में कन्वर्ट हुआ तो उसका क्या स्टेट हो गया, सॉलिड। तो स्टेट बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो चेंजेस मतलब स्टेट भी बदल सकते हैं, चेंजेस में कलर भी बदल सकता है, शेप साइज़ में भी चेंजेस आते हैं, हार्डनेस में भी होता है, स्टेट भी मैं बता दी। नाउ पोजीशन, पोजीशन भी बदल सकता है। अगर कोई भी चीज़ का पोजीशन बदल रहा है ना, मतलब वहाँ भी कुछ चेंज हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हमारे प्लैनेट का, द यूनिक प्लैनेट, द ब्लू प्लैनेट, द अर्थ, ठीक है। तो हमारा अर्थ सन के चारों तरफ ऐसे गोल गोल रिवॉल्व करता है कि नहीं करता है, करता है ना। तो देखना उसका पोजीशन बदलता है, टाइम के साथ उसका पोजीशन बदलता रहता है। तो यहाँ भी पोजीशन बदला मतलब चेंज हुआ। वैसे ही मैं मून का एग्जांपल में दी हूँ कि मून रिवॉल्व करता है किसके तरफ, हमारे प्लैनेट के चारों तरफ, द अर्थ के तरफ। तो पोजीशन बदलता है मतलब कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है ना उसमें। सो नॉर्मली कभी भी वेन एवर एनी चेंज टेक प्लेस, कभी भी, तो वहाँ पर सब्सटेंस का कलर भी बदल सकता है, उनका शेप भी बदल सकता है, साइज़ भी बदल सकता है, हार्डनेस, स्टेट, पोजीशन एंड मैनी मोर थिंग्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर आप लोगों को इतना सारा चीज़ बताई हूँ मतलब हर चीज़ों में सारा चीज़ बदलेगा, नहीं। इनमें से या तो कोई एक चीज़ होगा, या फिर दो चीज़ होगा, या फिर तीन, या फिर सब चीज़ हो सकते हैं, या फिर एक या फिर दो चीज़ हो सकते हैं। बट चेंजेस में ये सब चीज़ें देखने को मिलता है, हम लोगों को ये याद रखना है। अब जैसे कि मैं आप लोगों को वाटर का बताई कि मैं जब पानी को ठंडा करूँगी, फ्रीज करूँगी, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया स्टेट के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कलर का बात करोगे, मैडम वाटर तो ट्रांसपेरेंट था और उसको ठंडा करने से आप बोले थे कलर चेंज होगा, तो वो रेड क्यों नहीं हुआ, वो ग्रीन, वो चीज़ मैं यहाँ पर नहीं बोल रही हूँ, वैसा होगा भी नहीं, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, अभी थोड़ा ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये वाला। देखो ये चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऐसे सुनने में तो इजी लगता है भी इजी, लेकिन इजी ये हम लोग को कब लगेगा ना, जब हम लोग इसको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ध्यान से पूरा हम लोग इसको समझेंगे, पढ़ेंगे। अगर हम लोग बीच में इसको थोड़ा भी स्किप कर देंगे या फिर उतना ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, स्किप कर करके पार्ट पढ़ेंगे ना, तो हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। स्टार्टिंग में ना हम लोग भी ऐसे ही करते थे, ऐसा लगता था कि यार बहुत सिंपल चैप्टर है, थोड़ा थोड़ा करके इधर उधर का देख लेंगे हो जाएगा, बट हो जाता था, बट वो कॉन्सेप्ट एक क्लियर नहीं होता था। आप लोग खुद सोचो, अगर आपसे सामने वाला कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछा अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज, आपका अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तभी आप लोग सामने वाला को आंसर दे पाओगे अच्छे से, एकदम कॉन्फिडेंटली, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है ना कि आप लोग जो बुक में एग्जाम्पल पढ़ते हो आप लोगों को हमेशा वही क्वेश्चन पूछा जाए, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है सामने वाला। इसीलिए थोड़ा अच्छे से ये वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरे अच्छे से देखिए, समझिए। जहाँ थोड़ा बहुत भी डाउट होगा मेरे साथ शेयर कीजिए। हाँ, एक और चीज़, 2-3 स्टूडेंट्स लोगों का लाइक डाउट आया है लीफ चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, क्लास 6 का। आई होप जो ये वीडियो देख रहा है उनमें से शायद कोई स्टूडेंट हो, तो डोंट वरी, मैं वो डाउट पक्का बहुत जल्दी क्लियर करूँगी। एक्चुअली मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, बट पक्का वो चीज़ मैं क्लियर करूँगी। एंड एक और चीज़, अभी रिसेंटली हम लोग 5000 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हुए हैं, तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। आप लोग वीडियोस देखते हो, आप लोगों को अच्छा लगता है बोल के हम लोग अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे हम लोग को और ज़्यादा बच्चों को लाइक अपने साथ जुड़ाना है, सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। एंड मैं भी यहाँ पर पूरा मेहनत कर रही हूँ आप लोगों को हेल्प करने का। एंड वीडियो को जितना हो सके अपने जूनियर्स हो गए, अगर आपके कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, क्योंकि अभी तो यही प्रॉब्लम चल रहा है हर जगह, तो स्कूल तो प्रॉपरली कहीं खुल नहीं रहा है, तो आप लोग जितना हेल्प कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो के थ्रू, वीडियो को आप लोग शेयर करो, ताकि जैसे आप लोगों का अच्छे से ये बहुत मदद किया है लाइक वीडियो, जैसे आप लोग मुझे बोलते हो, वैसे उन बच्चों को भी लाइक थोड़ा हेल्प हो जाए उनका भी, ठीक है। सो बस यही मेरे को बोलना था। अभी जस्ट
वापस से आ जाते हैं पढ़ाई में। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट चेंजेस। हम लोग चेंज का बात कर रहे थे, तो हम लोग देखिए कि हमारे चारों तरफ देखोगे ना तो सब जगह ना हमारे चारों तरफ हम लोग को सीखने के लिए ना बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ, बट हम लोग ना उतना ध्यान देते नहीं हैं। जैसे कि हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल अभी देखें ना, हम लोग दिन भर में देखो खाना बनाते हैं, पानी उबालते हैं, कोई पेड़ उगाता है, उसका ध्यान देता है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग देखते हैं ना कि उसी में कितना सारा चेंज आ रहा है। तो वही सब चेंज के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। बहुत सारे चेंजेस होते हैं विच आर वेरी यूजफुल, सो मैनी चेंजेस आर देयर विच आर यूजफुल, बट कुछ होते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं ना एनवायरनमेंट में विच आर नॉट यूजफुल, जो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होते हैं। जैसे कि सोच लो, अगर आप लोग एक पेड़ उगाए हो, उसका केयर कर रहे हो, वो पेड़ अच्छे से एकदम खिल रहा है, उसमें फूल उग रहे हैं, उसमें फ्लावर्स, मतलब कोई फ्लावर फूल तो सेम होते हैं, उसमें आप लोगों को फ्रूट भी मिल रहा है, तो वो तो बहुत अच्छा यूजफुल चेंज है। लेकिन अगर वो पेड़ मर गया तो मतलब वो सूख गया, उसमें भी चेंज हो गया, ऑब्वियसली चेंजेस आए ना उसमें, तो वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, देखेंगे यूज़फुल और नॉट यूज़फुल वाले चेंजेस का। वैसे ही सम ऑफ द चेंजेस आर डिज़ायरेबल इन नेचर, कुछ चेंज होते हैं जो डिज़ायरेबल होते हैं, मतलब हमको चाहिए कि यस ये चेंज हो, वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं इसीलिए। सो अगर कोई ऐसा चेंज है जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, जो हम लोग मन से चाहते हैं कि यस ये होना चाहिए, उस चेंज को हम लोग बोलते हैं डिज़ायरेबल। और उसी का उल्टा होता है नॉन या फिर अनडिज़ायरेबल चेंज, मेनली उसको अनडिज़ायरेबल चेंज बोलते हैं विच आर नॉट यूज़फुल फॉर अस, ठीक है। सो चेंजेस कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज, बहुत सारे अलग अलग टाइप के चेंजेस हैं। अभी देखो, मैं जो ये बुक फॉलो कर रही हूँ ना, दिस कॉन्साइज केमिस्ट्री, मैं थोड़ा इसके हिसाब से आज पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो 2 बुक है ना, मैं आई वेंट थ्रू बोथ द बुक्स, तो मुझे ना थोड़ा इस बुक का ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ, ये जो लिविंग साइंस है, ये वाली जो बुक है लिविंग साइंस, इसमें दिया है, बट मुझे ऐसा लगा ना कि अगर मैं आप लोगों को उसके हिसाब से आज थोड़ा पढ़ाऊँ तो ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो इसीलिए देखो, आप लोग ये जो नाम देख रहे हो ना, स्लो एंड फास्ट चेंज, जो मैं चेंजेस का भी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाऊँगी, वो आप लोगों को इस बुक में नहीं मिलेगा, लिविंग साइंस में आप लोगों को नहीं मिलेगा, बट ये दूसरे बुक में है, कॉन्साइज में है। बट कोई बात नहीं, इसको समझ लो, ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में दिया है बस हमको वही पढ़ना है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहिए ना। ओके, सो स्लो एंड फास्ट चेंज, सो स्लो एंड फास्ट चेंज, ये भी चेंज के ही टाइप हैं। अब स्लो चेंज का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये वो चेंज होते हैं, ठीक है, बदलाव, ऐसे चेंज विच टेक्स प्लेस बट इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत टाइम लगता है ये चेंजेस होने में, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई चेंज है विच टेक लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट, तो उस चेंज को हम लोग बोलते हैं स्लो चेंज। जैसे कि जर्मिनेशन ऑफ सीड, आप लोग एक बीज लगाए, ठीक है, सीड को आप लोग जर्मिनेट करवा रहे हो, आप लोग एक बीज लगाए, तो वो एक दिन में तो वो जर्मिनेट नहीं होता ना, ऑब्वियसली टाइम लगता है उसमें। तो बट ऐसा भी है, जो हम लोग चना वना का क्या बोलते हैं, जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं, वो तो लाइक हम लोग घर में भी जो स्प्राउटेड सीड्स बनाते हैं, वो तो एक दिन में हो जाता है। कुछ चेंज होते हैं जिनमें ना कुछ आवर्स लगते हैं, कोई चेंजेस में कुछ डेज लग जाते हैं, किसी में तो इवन मंथ और ईयर लग जाते हैं, तो उसी टाइप का चेंज को हम लोग बोलते हैं स्लो चेंज। तो मैं आप लोगों को जो स्प्राउटेड सीड का बात कर रही हूँ ना, वो तो हम लोग 1 दिन या 2 दिन में तो हम लोग बोला कर लेते हैं, बट आप लोग खुद सोचो, जो चेंज यूँ हो सकता है, अभी हम लोग जो घर में पानी उबालते हैं वो तो यूँ हो जाता है, हाँ कि ना। उसके कंपैरिजन देखो तो उसमें टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, स्प्राउटेड सीड बनाने में लग रहा है, तो स्लो चेंजेस में वो आएगा। तो स्लो चेंजेस में क्या होता है, ऐसे चेंज जिसमें टाइम लगता है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन में जो जंक लगता है, रस्टिंग, ठीक है, वो तो 1 दिन में लगता नहीं है, उसको तो टाइम चाहिए। ओके, देन राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फल तो 1 दिन या 1 घंटा में तो नहीं पकता है, उसमें भी टाइम चाहिए, तो ये धीरे धीरे होता है। फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स मतलब वो कोल एंड पेट्रोलियम, जिनको 1000, 1000 एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो देखो कितने साल लग रहे हैं, बहुत धीरे धीरे बनता है ये, ठीक है, फॉसिल फ्यूल। रस्टिंग ऑफ आयरन एंड टूथ डिके, दांत जो बच्चों का सड़ता है, या बच्चों का क्या, किसी का भी सड़ सकता है, ठीक है, उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। देन फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी 1 मिनट में तो जमता नहीं है, उसको भी तो टाइम चाहिए, तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर भी इसी के एग्जाम्पल में, इसी कैटेगरी में आएगा। चेंजेस ऑफ सीजन, मौसम जो बदलता है, ये भी टाइम लगता है, ठीक है। नाउ अब इसका ऑपोजिट है फास्ट चेंज, जैसे स्लो चेंज में टाइम लगता है, वैसे उसका ऑपोजिट फास्ट चेंज है, तो इसमें उतना टाइम नहीं लगेगा। सो द चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल, वेरी शॉर्ट तो नहीं बोलूँगी, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं फास्ट चेंजेस। जैसे कि बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स, हम लोग अगर सूखे पत्ते को जलाएंगे तो वो देखना
क्या बहुत टाइम लगाता है वो जलने में? बिल्कुल भी नहीं, वो आराम से जलता है। वैसे ही पेपर को जलाने में भी वो आराम से जल जाता है, जल्दी जलता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ पेपर, लाइटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ऑब्वियसली बल्ब को जलाना बहुत टाइम लगेगा क्या? वो बिल्कुल भी नहीं। ओके, ट्यूबलाइट का भी अगर मैं यहाँ बात करूँ वो भी तो जल्दी ही होता है। एंड ब्लिंकिंग ऑफ आइज, बर्स्टिंग ऑफ इन्फ्लेटेड बलून। बर्स्टिंग ऑफ इन्फ्लेटेड बलून मतलब वो जो फूला बलून है उसको फोड़ना है, लाइक उसका बात यहाँ पर कर रहा है। तो ये सब फास्ट चेंजेस में आएंगे। वैसे ही इसके बाद है नेचुरल एंड मैनमेड चेंजेस। सो नेचुरल एंड मैनमेड चेंजेस, तो नेचुरल चेंज वो चेंज है जो कि अपने आप होता है, नेचर उसको अपने आप करता है, हम लोग वहाँ पर हमारा कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, हम लोग का कुछ वहाँ पर काम नहीं है। तो नेचुरल चेंजेस आर द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ इन नेचर। ये बाय इटसेल्फ होगा, ओके, बाय इटसेल्फ होगा ये, बाय इटसेल्फ इन नेचर, एंड ये नेवर एंडिंग होता है। जैसे कि एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ कोल, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल बनना, ठीक है, मेनली नॉट पेट्रोल, पेट्रोलियम बोलते हैं, बट हम लोग ना पेट्रोल ही बोलते हैं, ओके, बट मेनली वो होता है फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो फॉर्मेशन ऑफ कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब नेचुरल चेंजेस है, ये इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम लोग वहाँ जाके कोयला नहीं बनाते हैं, ओके। देन चेंज ऑफ डे एंड नाइट, डे एंड नाइट जो बदलता है, जो चेंज होता है, वो भी नेचुरल है, वो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, वो अपने आप ही होता है। देन लैंडस्लाइड होना, अर्थक्वेक होना, वॉल्केनिक इरप्शन होना, देन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारा ग्रोथ होना, ये सब नेचुरल चेंज है और ये होता रहता है। अब यहाँ पर जो ये नेवर एंडिंग लिखा है ना, वो तो मैं इसमें वो चीज़ नहीं फिट होगा, ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम लोग एक लिमिट तक ग्रो करते हैं। हाँ, डेवलपमेंट हमारे अंदर होता है, बट ग्रोथ हम लोग में एक लिमिट तक होता है, वो सब बाद में है, वो तो शायद बीएड का वो स्टडी है, छोड़ो उसको, वो बाद में है, ओके। नाउ अब उसका ऑपोजिट है मैनमेड चेंजेस, ठीक है। तो मैनमेड चेंजेस आर द चेंजेस, वो तो नाम से पता चल जा रहा है, आदमी लोग करते हैं, आदमी मतलब खाली मेल नहीं, ओके, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सो मैनमेड चेंजेस आर द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस बाय द एफर्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स की वजह से, मतलब ये चेंजेस वो चेंजेस है ना जो हम करते हैं, जो हमारी वजह से होता है। जैसे कि आयरन से स्टील बनाना, ठीक है, तो हम लोग जो स्टील बनाते हैं वो आयरन से बनता है। अब उसको थोड़ी ना नेचर बनाता है अपने आप, या भगवान उसको छू मंतर कर देते हैं और बन जाता है, बिल्कुल भी नहीं। सो आयरन से स्टील बनाना इज व्हाट, ड्यू टू ह्यूमन बींग्स इंटरफेरेंस, हमारे इंटरफेरेंस की वजह से वो होता है। पेपर से काइट बनाना, ठीक है, आटा से चपाती बनाना, ये सब हम करते हैं, तो ये सिंपल सा है, देखो। नाउ पीरियडिक एंड नॉन पीरियडिक चेंज। सो पीरियडिक एंड नॉन पीरियडिक, अब पीरियडिक का मतलब होता है वो चेंज जो कि एक रेगुलर टाइम के बाद फिर से रिपीट होता है, ठीक है। जैसे कि देखना, वो जो घड़ी में जो मिनट हैंड और वो सब हैंड जैसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं, ठीक है, वो लोग देखना, तो वो पीरियडिक चेंज है कि नहीं, वो हर एक टाइम इंटरवल के बाद वो ऐसे ऐसे अपना मोशन को रिपीट करता है, तो वो तो पीरियडिक मोशन ही है। बट हम मोशन में नहीं जाएंगे, हम चेंज में जाएंगे। तो पीरियडिक चेंजेस आर द चेंजेस विच गेट रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि चेंज ऑफ डे एंड नाइट, ठीक है, डे एंड नाइट जो चेंज होता है ना, देखना, सुबह हम लोग उठते हैं तो डे रहता है, ठीक है, दिन उगता है, सूरज उगता है, शाम होते होते वो सूरज सेट हो जाता है, रात हो जाता है, फिर वो सुबह वही सेम चीज़ चलता है। तो ये क्या है, पीरियोडिक चेंज है। फुल मून एंड न्यू मून नाइट, देखना हर कुछ टाइम इंटरवल के बाद फुल मून और न्यू मून। फुल मून का मतलब हम लोग बात करेंगे तो पूर्णिमा का बात करेंगे, जो पूरा गोल चांद दिखता है। न्यू मून मतलब नो मून, जैसे कि अमावस्या ले लो आप लोग। चेंजेस ऑफ सीजन, मौसम भी तो वैसे ही बदलता है ना। पहले देखो, अभी अगर मैं बात करूँ, अभी मार्च चल रहा है, ठीक है, आज क्या है, आज 26 मार्च है, ओके। सो अभी मार्च चल रहा है मेनली, सो अभी समर आने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, रेनी थोड़ा आ जाएगा, फिर धीरे धीरे करके वो सब मौसम ऐसे बदलता है ना, तो वो एक चेंजेस होता है जो कि रिपीट होता है एट रेगुलर टाइम, तो वो पीरियडिक चेंज है। नेक्स्ट इज नॉन पीरियडिक चेंज। सो नॉन पीरियडिक चेंज पीरियडिक चेंज का पूरा ऑपोजिट है। पीरियडिक चेंज एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा था, नॉन पीरियडिक चेंज ऐसे रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट नहीं होता। नॉन पीरियडिक चेंज रिपीट होता है पर रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद नहीं, ऐसे नहीं कि फिक्स टाइम के बाद ये रिपीट होगा, बट पीरियोडिक चेंज एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होता है, ठीक है। सो दिस चेंजेस कैन ऑकर एट एनी टाइम। ये जो चेंज है ना, नॉन पीरियोडिक चेंज, ये कभी भी हो सकता है, एंड इसका ऐसे कोई पीरियोडिसिटी नहीं है, ऐसे कोई फिक्स रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में ये रिपीट नहीं होता है। जैसे कि फीवर, हम लोग को जब भी फीवर आता है तो वो
ऐसे तो नहीं है ना कि अगर आज आया है तो उसका एक ऐसे फिक्स्ड है कि वो महीना भर के बाद फिर आएगा। लाइक ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। थंडर एंड लाइटनिंग, वो जो बादल गरजता है, बिजली आना, तो ये सब तो नॉन पीरियडिक है। ये तो ऐसे फिक्स टाइम इंटरवल के बाद तो ऐसे रिपीट नहीं होता। अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है, लैंडस्लाइड कभी भी आ सकता है। सो ये सब नॉन पीरियडिक चेंज के अंदर में आएंगे। नाउ द नेक्स्ट जो कि मेन लिविंग साइंस बुक में ये चेंजेस से स्टार्ट है। सो मेन अभी आ गया आपका डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंज। सो डिजायरेबल चेंज इज दैट चेंज विच आर यूजफुल फॉर अस, फॉर ह्यूमन बींग्स। तो ये वो चेंज है जो कि हम लोग चाहते हैं कि हो। क्यों? बिकॉज ये हम लोगों के लिए यूजफुल होता है। जैसे कि मिल्क टर्निंग टू कर्ड, जो मिल्क से जो कर्ड बनता है, ओके, दही जो बनता है, दैट इज डिजायरेबल, वो हम लोग के लिए यूजफुल है, हम तो वो चाहते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, वो भी डिजायरेबल है। डाइजेशन ऑफ फूड, जब खाना पचता है तो हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो यहाँ भी चेंजेस होता है। एंड ये जो चेंज है इट इज़ मेनली डिजायरेबल इन नेचर। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फल जो पकता है फ्रॉम रॉ फॉर्म टू राइपेंड फॉर्म, दैट इज़ ऑल्सो डिजायरेबल, क्योंकि वो हम लोग के लिए यूजफुल है। अगर फल पकेगा नहीं तो फिर हम लोग उसको खा नहीं पाएंगे, जो फल हम लोग कच्चा नहीं खा सकते हैं। देन कुकिंग ऑफ फूड, खाना जो हम लोग कुक करते हैं, पकाते हैं, वो तो सबसे ज़्यादा डिजायरेबल चेंज है। चेंज ऑफ सीजन ऑल्सो डिजायरेबल चेंज। तो डिजायरेबल चेंज वो चेंज है जिसको हम चाहते हैं कि वो हो। क्यों? बिकॉज वो हम लोग के लिए यूजफुल होता है। नेक्स्ट इज उसका ऑपोजिट अनडिजायरेबल चेंज। सो अनडिजायरेबल चेंज वो चेंज होता है जो कि पूरे इसका ऑपोजिट है, दैट इज़ नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, और हम लोग चाहते भी नहीं हैं कि वो हो, बट वो हो जाता है। ओके, बिकॉज ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग को कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई भी चेंज होना, तो वो अगर ऐसा नहीं है ना कि वो हमारे हिसाब से होगा। चेंज अगर होगा तो उसको होना होगा, चाहे वो हमारे लिए यूजफुल हो, डिज़ायरेबल हो या ना हो। ओके, एंड जितने भी चेंजेस होते हैं ना, दे ऑल ऑकर फॉर अ रीज़न। सबके पीछे में कोई ना कोई रीज़न होता है होने का। सो अनडिज़ायरेबल चेंज वो चेंज है जो कि चेंज होगा नेचर में, विच विल टेक प्लेस, बट दैट इज़ नॉट यूजफुल फॉर अस, जो हमारे लिए एक्चुअली हार्मफुल भी होता है। ठीक है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स है जिसको देख के हम लोग को ऐसा लगेगा कि यस, ये जो चेंज है ना वो हमको दे आर हार्मफुल फॉर अस, वो थोड़े डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होते हैं। जैसे कि आप लोग रस्टिंग ऑफ आयरन ले लो, तो आयरन रस्ट होना, आयरन में जो जंक लगता है, सो वो एक टाइप का चेंज ही है। ओके, और ये चेंज बिल्कुल भी हम लोगों के लिए यूजफुल नहीं है, बिकॉज आयरन में जो रस्ट लगता है तो आयरन का क्वालिटी एकदम डाउन हो जाता है। देन कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मतलब वो दूध जो फट जाता है। ओके, देन बटर टर्निंग रैंसिड, बटर भी खराब हो जाता है, उसमें अलग टाइप का स्मेल आता है, तो वो डिजायरेबल चेंज बिल्कुल भी नहीं है, वो हम लोग का फिर और कोई काम का नहीं रह जाता। ओके, देन रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स, रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स मतलब फल जो सड़ जाता है, तो वो भी तो अनडिजायरेबल ही है। हम लोग के लिए तो क्या फ़ायदा सड़ने का फल का। देन सॉइल इरोजन, इरोजन ऑफ सॉइल मतलब हवा की वजह से, पानी की वजह से जो फर्टाइल सॉइल जो उड़ जाता है अपने जगह से, उसको हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन। देन फ्लड आना, तो ये जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स है, क्या इनमें से ऐसा कोई भी है जो हम लोगों के लिए अच्छा है, डिज़ायरेबल है, यूज़फुल है? एक ये हो सकता है कर्डलिंग ऑफ मिल्क, क्योंकि दूध खराब होने से, लाइक फटने से जो छेना बनता है, उससे वी कैन मेक डिफरेंट स्वीट्स। ओके, बट ऐसे देखोगे तो वो एक तरफ से अच्छा नहीं है, सो वो अनडिज़ायरेबल में अभी यहाँ पर तो आ रहा है। देन नेक्स्ट इज, अभी नेक्स्ट देखो, ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं अभी, बिकॉज हम लोग पढ़े हैं डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल चेंज, तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो कि दोनों में फिट होते हैं, दोनों कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि दे विल बी डिज़ायरेबल एज वेल एज अनडिज़ायरेबल, ठीक है, एट द सेम टाइम, मतलब डिज़ायरेबल भी होंगे और अनडिज़ायरेबल भी होंगे। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं जो यहाँ नहीं लिखी हूँ वो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, मिल्क जो कर्डल होता है मतलब वो दूध जो फट जाता है, ठीक है। सो एक तरफ से देखोगे वो फट गया तो हम लोग उसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, तो वो एक टाइप से अनडिज़ायरेबल है। लेकिन डिज़ायरेबल किस वे में वो होगा, अगर हम लोगों को उसका जो छेना है उससे इफ़ वी वांट टू मेक एनी स्वीट, तो वो हम लोगों के लिए फिर डिज़ायरेबल हो जाएगा। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी इस यहाँ आप लोग ऐड कर सकते हो। सो देयर आर सम एग्जाम्पल्स विच आर बोथ डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल एट द सेम टाइम। जैसे कि कटिंग ऑफ ट्री,
अभी पेड़ हम लोग को काटना, अगर ऐसे तो बिल्कुल अच्छे बात नहीं है ये, बट मैनी पीपल आर देयर हु कट ट्रीज फॉर वुड टू कुक। लकड़ी के लिए वो लोग पेड़ काटते हैं कुकिंग करने के लिए, तो उनके लिए तो ये डिज़ायरेबल है, बट ये अनडिज़ायरेबल है क्यों? क्योंकि ये डैमेज करता है एनवायरनमेंट को। ओके, एंड हम लोग जो पेड़ काट रहे हैं वो मैनमेड में भी आ जा रहा है। हाँ, तो बर्निंग ऑफ फ्यूल, सो बर्निंग ऑफ फ्यूल देखोगे तो ऑब्वियसली डिज़ायरेबल है। कैसे? हम लोग फ्यूल बर्न करते हैं तो हम लोग को हीट मिलता है, उस हीट से हम लोग कुक करते हैं, ऑब्वियसली डिज़ायरेबल है, हम लोग वो चाहते हैं, हमारे लिए यूज़फुल है। बट एट द सेम टाइम दैट इज़ अनडिज़ायरेबल, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। वन मोर एग्जाम्पल, रेन तो डिज़ायरेबल है ही, क्योंकि रेन नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगा। रेन होने से क्या है, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट अगर एक्सेसिव रेन हो जाता है तो उससे फ्लड आता है, सो दैट इज़ अनडिज़ायरेबल। सो ये जो एक क्वेश्चन, मतलब ये जो पार्ट है ना, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ चेंजेस के नाम बताओ विच आर डिज़ायरेबल एज वेल एज अनडिज़ायरेबल एट द सेम टाइम। तो ये सब है, इसमें आप लोग कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी ऐड कर देना, अपने हिसाब से और भी ऐड कर सकते हो, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल चेंज। सो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब वो चेंज जो कि ऐसा चेंज जो कि ना होने के बाद फिर से वो रिवर्स हो सकता है। ठीक है, जैसे कि पहले इसका एग्जांपल सुन लो। जैसे कि सोच लो वाटर है, वाटर को अगर मैं फ्रीज करूँगी तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो आइस को क्या मैं वाटर में कन्वर्ट नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, मतलब रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ ये चेंज। तो रिवर्सिबल चेंज वो चेंज है दैट कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशन, जिसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, उसके ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर वाटर से स्टीम करवा रहे हैं, पानी को गर्म करने से वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में। वही स्टीम को थोड़ा ठंडा कर देना तो पानी में बदल जाएगा। तो ये जो चेंज हो रहा है, क्या मैं इसको फिर से रिवर्स कर पा रही हूँ? कर पा रही हूँ, पर हम लोग इसको कैसे करेंगे? बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस को थोड़ा उलट करके। कैसे? यहाँ पर मेरे को वाटर से स्टीम बनाना था तो मैं उसको हीट करी, गर्म करी, अब कंडीशन को उल्टा कर दो, स्टीम को अब ठंडा कर दो, इसका उल्टा कर दी तो क्या मिल गया मुझे? वाटर। तो रिवर्सिबल चेंज वो चेंज है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में होता है, बहुत जगह होता है ये। ओके, हम लोग उसको जैसे कि लैब में बहुत सारा रिएक्शन होता है जो कि रिवर्सिबल इन नेचर का होता है। ओके, सो रिवर्सिबल चेंज वो चेंज है जिसमें हम लोग वो चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। कैसे? बाय रिवर्सिंग द कंडीशन। और ये जो साइन है ना, 2 एरो दिख रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है ये दोनों एरो यहाँ पर। ओके, ये रिवर्सिबल चेंज का ये एक सिंबल है, 2 ऑपोजिट एरो, और इसको ऐसे ही एक्चुअल में बनाया जाता है। दूसरा तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं इसको, इस टाइप से, जैसे कि एक एरो इधर बनाए, दूसरा इधर बनाए, बट ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। ओके, सो ये हो गया रिवर्सिबल चेंज। उसका और भी यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड। सो ये रबर बैंड है, अगर मैं रबर बैंड को से स्ट्रेच की, ओके, तो ये एक चेंज यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर मैं इसका कंडीशंस को रिवर्स कर दूंगी, अगर मैं इसको छोड़ दिया ऐसे, तो ये फिर से रिवर्स हो गया अपने ओरिजिनल फॉर्म में, ये आ गया वापस। सो ये भी एक टाइप से रिवर्सिबल चेंज ही है। देन मेल्टिंग ऑफ वैक्स को हम लोग जो मेल्ट करते हैं, वैक्स मतलब मोम। आप लोग मोम मतलब सोच लो आप लोग कैंडल यूज़ कर रहे हो एंड मैं वैक्स वहाँ का पिघल रहा है। जब ठंडा हो जाएगा वो पिघला मॉल्टन वैक्स, जब ठंडा हो जाएगा तो आप लोगों को क्या मिलेगा? सेम वही आप लोगों को सॉलिड फॉर्म में वैक्स मिलेगा, वो भी रिवर्सिबल चेंज है। ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब को आप लोगों को ग्लो करवाना है, ऑब्वियसली एक बार ऑन करोगे वो ग्लो करेगा, ऑफ कर देना बंद हो जाएगा। ठीक है, सो रिवर्स हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। वैसे ही सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, मेल्टिंग, ये सब रिवर्सिबल चेंज में ही आएगा। इरिवर्सिबल चेंज, सो रिवर्सिबल चेंज में हम लोग पढ़े थे द चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड बैक। ठीक है, उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। बट इरिवर्सिबल चेंज उसका पूरा उल्टा है, ऐसा चेंज जो एक बार हो गया तो उसको फिर उसके ओरिजिनल फॉर्म में आप लोग नहीं ला सकते हो, बिल्कुल भी नहीं ला सकते हो। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं खाना को हम लोग जो कुक करते हैं, ठीक है, आप लोग खुद सोचो। सो आप लोग सोचते होगे ना पेपर कहाँ गायब हो गया, सो पेपर यहीं पर है। सी, इरिवर्सिबल चेंज थोड़ा देखते हैं हम लोग। तो मैं इरिवर्सिबल चेंज के लिए क्या बोली थी कि ये वो चेंज है मेनली विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड और ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। एक बार अगर हो गया तो फिर वो दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता। बेस्ट एग्जांपल देखो, ये वीट है, ओके, गेहूँ। अभी हम लोग जो रोटी खाते हैं इसको हम लोग पिसवाते हैं, सो ये वीट से हम लोग को
क्या मिल गया, हम लोगों को ये आटा मिल गया। ओके, अब आप लोग देखो यहाँ पर एक चेंज हुआ। ऑब्वियसली हम लोग इसको जब पिसवाए हम लोग को ये मिला, ये इसमें इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब आप लोग मुझे बताओ, क्या आप लोग इसको इसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकोगे कुछ भी करके? इसको आप लोगों को करना है इसमें, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। क्या हम लोग इसको रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा, ये भी देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर इरिवर्सिबल चेंज में एग्जाम्पल दी हूँ कुकिंग ऑफ फूड। बेस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, देखो, तो दिस इज राइस, ये रॉ फॉर्म है और सॉलिड में है, थोड़ा हार्ड है। इसको हम लोग कुक किए, ऐसे तो खा सकते नहीं है ना, इसको हम लोग कुक किए तो ये कुछ ऐसा कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इस फॉर्म में। नाउ अभी आप लोग खुद बोलो मुझे, क्या आप लोग इस जो कुक्ड राइस है, जो सॉफ्ट हो गया है, इसका थोड़ा डिफरेंट हो गया है ये, क्या इसको आप लोग इसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? कैन यू रिवर्स दिस रिएक्शन और दिस चेंज? इसको बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये रिवर्स हो ही नहीं सकता। मतलब ये चेंज जो एक बार हो गया तो हम लोग इसको रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग अगर मैं अपना ग्रोथ का बात करूँगी, आप लोग अपना ग्रोथ को लीजिए, आप लोग अभी ग्रो कर रहे हो, ठीक है, क्या आप लोगों का जो बॉडी में ग्रोथ हो रहा है क्या वो रिवर्स होते हुए जाएगा कभी भी? जैसे कि आप लोगों का भी हाइट बढ़ रहा है, तो क्या कभी ऐसा होगा कि धीरे धीरे आप लोगों का हाइट फिर वैसे ही छोटा छोटा हो जाएगा? अभी आप लोग बड़े हो गए हो, क्या कुछ समय के बाद आप लोग क्या फिर से वो छोटे बच्चे बन जाओगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सो ये सब क्या है ना, इरिवर्सिबल है। तो इरिवर्सिबल में आप लोग बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हो। नाउ अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है कि ये 2 मैं क्वेश्चन दी हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इन नेचर। एंड ये जो है यहाँ पर डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल, मैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल तो आप लोग बता दोगे, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल के बारे में बता दे रही हूँ। डिज़ायरेबल मतलब वो चेंज जो हम चाहते हैं वो हो, क्यों? बिकॉज वो बहुत यूजफुल होता है हमारे लिए। एंड अनडिज़ायरेबल मतलब जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, वो थोड़ा डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होता है। तो ये आप लोग फट से कर दोगे, मैं श्योर हूँ। अभी नेक्स्ट क्या बचा? ओके, नेक्स्ट इज अभी थोड़ा ध्यान से सुनो। ओके, सो हम लोग अभी जितने भी चेंजेस के बारे में पढ़े ना, स्लो हो गया, फास्ट हो गया, डिज़ायरेबल, अनडिज़ायरेबल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड और क्या था इरिवर्सिबल एंड मैन मेड, नेचुरल, ये जितने भी चेंज है ना, जितना हम लोग पढ़े हैं, ये सब ना इस 2 कैटेगरी के अंदर आएगा, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। सो फिजिकल चेंज देखो, आज हम लोग फिजिकल चेंज तक ही करेंगे, क्योंकि मैं सोची थी केमिकल भी पढ़ा दूं, बट आज थोड़ा फिजिकल कर रहे हैं तो यहीं तक थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, वो दूसरा वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो फिजिकल चेंज, अब देखो इतना बड़ा सामने में डेफिनेशन दिख रहा है, एक्चुअल में ना ये जो इतना बड़ा डेफिनेशन है ना, इसमें फिजिकल चेंज का पूरा पॉइंट्स इसी में इंक्लूडेड है, पूरा इसमें भर्ती है। ओके, सो फिजिकल चेंज इज दैट चेंज, ये वो चेंज होता है विच इज़ टेम्पररी इन नेचर, मतलब वो ना थोड़ा टाइम के लिए रहता है। जैसे कि अगर मैं इसका बात करूँ, चावल का, ये चावल हम लोग इससे बनाए ना, ये चावल से इसमें हम लोग कन्वर्ट किए, ठीक है, कुक कर दिए, तो ये तो हमेशा के लिए ऐसे ही रह गया। क्या इसको फिर आप लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं ना। तो एक बार जो चेंज हो गया और फिर वो कभी बदल सकता नहीं है, उसको हम परमानेंट बोलते हैं, ठीक है। टेम्पररी का अगर मैं बात करूँ तो टेम्पररी का मतलब, अभी मैं आप लोगों को कहाँ गया, जैसे कि ये पेपर को आप लोग ले लो, ठीक है। अगर मैं ये पेपर का बात करूं, और मैं आप लोगों को इससे पहले थोड़ा देर पहले वो रबर बैंड के बारे में थोड़ा बताई थी, उसको मैं स्ट्रेच कर रही थी, फिर मैं उसको छोड़ दे रही थी, तो वो क्या स्ट्रेच कर दी तो क्या वो हमेशा के लिए ऐसे ही घिंचा गया क्या? नहीं ना, वो थोड़ा देर के बाद क्या होता, छोड़ देती तो मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता। तो वो चेंज थोड़ा देर के लिए वो चेंज था। इसका एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, रबर जो मैं आप लोगों को बताई हूँ वही देखते हैं। ओके, सो फिजिकल चेंज एक टेम्पररी चेंज है जो थोड़ा टाइम के लिए होता है, फिर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। एंड फिजिकल चेंज एक वो चेंज भी है जिसमें नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ओरिजिनल सब्सटेंस का केमिकल कॉम्पोजिशन वैसा ही रहेगा। समझ में आया? मतलब फिजिकल चेंज वो चेंज है जो कि पहली बार टेम्पररी रहेगा, थोड़ा टाइम के लिए रहेगा। दूसरा,
उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा। जैसे कि ये चावल में मेरे को मिला है नया सब्सटेंस, देखो ये चावल से मैं इसको हटा देते हैं। ओके, जैसे मुझे इससे ये मिला, ठीक है। तो इसमें ना जो केमिकल कॉम्पोजिशन था ना, इसमें जो भी चीज़ें थी अंदर में, जब मैं इसको कुक कर दी ना तो वो थोड़ी बदल गई। देखो मुझे नया चीज़ मिला है। अब क्या मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर पाऊंगी? नहीं ना, ये परमानेंट है, ये एक बार हो गया मतलब हो गया। और यहाँ पर मुझे ये मिला, पूरा न्यू सब्सटेंस मुझे मिला है, पूरा न्यू सब्सटेंस, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर ये जो चेंज आएगा ना, फिजिकल चेंज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वो चेंज है जिसमें हमको न्यू सब्सटेंस नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर मैं पेपर को फाड़ूंगी, फाड़ ही देती हूँ, मेरे पास ये पेपर है, ओके, ये नीचे गिर गया था, ऐसा हो गया है, ओके, ये पेपर मेरे पास है, इसको थोड़ा फाड़ते हैं, थोड़ा सा ही फाड़ूंगी, ओके, मैं फाड़ दी, इसको और थोड़ा फाड़ देती हूँ, ठीक है। चलो, ये हो गया टीयरिंग ऑफ पेपर। अब मुझे बताओ, क्या मुझे कोई नया चीज़ मिला? ये पेपर तो वही पेपर है ना, जैसा ये पेपर था सेम ये वही पेपर है। क्या मुझे कोई नया चीज़ मिला? नया पेपर हो गया क्या ये? या फिर इसका कुछ अंदर में कुछ चेंजेस आ गए, या कुछ मैजिकल पेपर में ये कन्वर्ट हो गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। सो फिजिकल चेंज वो चेंज होगा जिसमें हम लोग को न्यू सब्सटेंस नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब वो, जैसे कि ये पेपर जिस चीज़ों से बना है उसको बोल रहे हैं केमिकल कॉम्पोजिशन। इसके अंदर में जो केमिकल कॉम्पोजिशन था, जब हम लोग इसमें कुछ चेंजेस लाए, ऐसा किए, तो क्या इसका केमिकल कॉम्पोजिशन और इसके अंदर का जो चीज़ें क्या वो बदल गए? नहीं बदले। तो फिजिकल चेंज में ना चीज़ों का केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं बदलता है, पूरा सेम रहता है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बदल सकती है। जैसे कि कलर बदल सकता है, ठीक है। जैसे कि स्टेट बदल सकता है, वो सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा या कुछ भी। शेप बदल सकता है, यहाँ पर देखो साइज़ बदल गया, बदला ना, इतना बड़ा पेपर था मेरे पास, इतना बड़ा साइज़ का था, अब देखो इसका साइज़ बदल गया। शेप भी मैं बदल दी ना, ये अलग सा शेप का था, इसको मैं एकदम अलग अलग शेप में कर दी, ठीक है। तो शेप बदल सकता है, साइज़ बदल सकता है, कलर बदल सकता है, स्टेट बदल सकता है, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मेन रीज़न फिजिकल चेंज का हम क्या देते हैं कि केमिकल कॉम्पोजिशन सब्सटेंस का बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। तो ये चीज़ हम लोगों को याद रखना है। तो इसका हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि ये आइस है, आइस को जब मैं हीट करूँगी, ये डेल्टा साइन है, ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं, इसका मतलब होता है हीट करना। आइस को जब हम लोग हीट करेंगे, या फिर नॉर्मली आप लोग आइस को बाहर रखोगे ना, तो वो एनवायरनमेंट के हीट की वजह से, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में तो गर्माहट है, हीट है, वो उसको एब्जॉर्ब करके ना पिघल जाता है, और हम लोग को क्या मिलता है? वाटर। अब ये आप लोग देखो, ये आइस से जो हम लोग को वाटर मिला, आइस और वाटर दोनों का प्रॉपर्टी सेम है। जैसे पानी का प्रॉपर्टी रहता है ना, H2O रहता है उसका कॉम्पोजिशन, वैसे आइस में भी वही पानी है। यहाँ पर इनका कोई केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस नहीं आया, हमको कोई नया सब्सटेंस नहीं मिला यहाँ पर, ठीक है। अभी कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे, मैडम बर्फ से हमको पानी मिला, तो पानी तो नया ही है ना। नया का मतलब यहाँ पर होता है ऐसा सब्सटेंस जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन बदलेगा, उसको हम लोग नया बोलेंगे। जैसा पानी रहता है वैसे ही तो आइस रहता है। तो यहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं बदलेगा, ठीक है, दोनों का प्रॉपर्टी सेम है। यहाँ पर बदल क्या रहा है? यहाँ पर स्टेट बदल रहा है, सॉलिड से ये लिक्विड में हो जा रहा है, स्टेट बदल रहा है। तो हम लोग इसको फिजिकल चेंज बोलेंगे कि ये फिजिकल चेंज है। यहाँ पर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया सब्सटेंस बिल्कुल भी नहीं बना। वैसे ही अगर मेरे पास वाटर है, मैं वाटर को अगर हीट करूँगी तो वो किस में बदलेगा? वेपर में, स्टीम में। तो वेपर और वाटर दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉट फिजिकल सॉरी, वाटर एंड वेपर दोनों का प्रॉपर्टी सेम है। जैसे ये पानी H2O है, ये भी सेम वही है, H2O पानी ही है, बट इसका स्टेट अलग है। ये लिक्विड फॉर्म में था, ये हो गया गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल नहीं बदला। यहाँ पर क्या बदला? सिर्फ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। स्टेट ऑफ सब्सटेंस मीन्स वो लिक्विड से वो गैस हो गया, या फिर गैस से वो जो भी हो जा रहा है। नाउ नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है फिजिकल चेंज का देखने के लिए, ठीक है। जैसे कि डिजॉल्विंग टेबल सॉल्ट इन वाटर, पानी को आप लोग नमक को, टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl, ओके, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग घर में खाते हैं, उसको आप लोग पानी में घोलना, आप लोग उसको पानी में डिजॉल्व कर दिए तो आप लोगों को सॉल्ट सोल्यूशन मिला, नमक पानी। अभी
नमक पानी आप लोग वहाँ से नमक को आप लोग वापस निकाल सकते हो, कैसे? इवापोरेशन करके, ठीक है। जैसे कि आप लोग सोचना एक कंटेनर में आप लोग पानी में डाले हो और उसमें नमक डाल के घोल दिए हो, उसको आप लोगों को ना क्या करना है, नमक को अलग करना है। तो आप लोग उसको धूप में रख सकते हो, टाइम लगेगा, या फिर उसको धीरे धीरे करके गर्म करो। तो धीरे धीरे करके क्या होगा ना, आप लोग देखोगे कि वहाँ पर नमक पूरा अलग हो जाएगा, मतलब पानी ना धीरे धीरे करके पूरा इवापोरेट हो जाएगा, पूरा उड़ जाएगा पानी, और पीछे क्या बचेगा, ओनली एंड ओनली आवर सॉल्ट, ठीक है। तो हम लोग जो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को या फिर टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट उसको हम लोग पानी में जो घोल रहे हैं वो भी फिजिकल चेंज है, क्योंकि हम लोग जब उसको पानी में घोलते हैं तो वहाँ पर हम लोग को सॉल्ट सोल्यूशन ऑब्टेन होता है। कोई नया चीज़ नहीं है, वो वही है, वही सेम चीज़ है, कोई न्यू सब्सटेंस हमको नहीं मिलता है यहाँ पर, ठीक है। वैसे एक और एग्जाम्पल है कोल्ड इलेक्ट्रिक आयरन। जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन का मैं बात करूँ जिससे हम लोग प्रेस करते हैं, ठीक है। सो जब हम लोग उससे करंट पास करवाएंगे तो वो गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा मतलब उसमें कुछ कुछ चेंज आए हैं। बट जब आप लोग उसको उसका करंट का सप्लाई को आप लोग रोक दोगे, ठीक है, आप लोग स्विच ऑफ कर दोगे, वो फिर ठंडा हो जाएगा थोड़ा देर के बाद। तो यहाँ भी कोई चेंजेस आप लोगों को क्या ऐसे कुछ दिखे कि केमिकल कॉम्पोजिशन बदल गया? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग को ऐसा कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिल रहा है, ये चेंज टेम्पररी था, थोड़ा टाइम के लिए था, और जैसे आप लोग कंडीशन को रिवर्स कर दिए तो वो रिवर्स हो गया। वैसे ही मेल्टिंग, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, ये जितने भी चीज़ें हैं ना, सब फिजिकल चेंज में ही आते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम लोगों को नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, मतलब हम लोगों को यहाँ पर वी डोंट गेट एनी न्यू सब्सटेंस। केमिकल कॉम्पोजिशन सब्सटेंस का नहीं बदलता है, चीज़ों की प्रॉपर्टी पूरी सेम रहती है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग ये जितना भी जो चेंजेस देखे ना, ये जो मैं एरो बनाई हूँ ना, ये एक्चुअली इनके लिए है। जितना भी हम लोग चेंजेस देखे हैं ये सब रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, देखोगे तो रिवर्सिबल नेचर के हैं। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज कैसा होता है, देखो फिजिकल चेंज के लिए बोल रहा है कि यहाँ पर नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, हम लोग पढ़े हैं। चेंज टेम्पररी होता है, रिवर्सिबल होता है। ओरिजिनल सब्सटेंस रिटेन्स इट्स प्रॉपर्टी, मतलब जो ओरिजिनल सब्सटेंस होगा उसका प्रॉपर्टी वैसा का वैसा ही रहेगा, चाहे चेंज हो। ओरिजिनल सब्सटेंस जो होगा ना, चेंज होने के बाद भी उसका प्रॉपर्टी वही रहेगा। जैसे मैं आप लोगों को पेपर का बताई थी, पेपर को जब मैं फाड़ी, टीयर करी, तो देखो ये पेपर का क्या, इसका कुछ केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आए? नहीं आए। तो ओरिजिनल सब्सटेंस का प्रॉपर्टी पूरा वैसे ही वो रिटेन करता है। देन फिजिकल चेंज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग और क्या पढ़े थे कि इस चेंज में क्या चीज़ में हम लोग को चेंजेस देखने को मिल सकता है? स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, साइज में, शेप में, कलर में, और बहुत सारी चीज़ों में। तो हम लोग को ये चीज़ याद रखना है। अभी एक और चीज़, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बताई ना, हम लोग जितने भी चेंजेस पढ़े वो रिवर्सिबल है। लेकिन जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक कांच का ग्लास का, मेरे हाथ से सोच लो कांच का ग्लास ऐसे टूट गया, ओके, यहाँ तोड़ूंगी तो नहीं मैं उसको, इसलिए मैं यही गिरा रही हूँ। कांच का ग्लास अगर टूट गया तो वहाँ पर ऐसे देखोगे ना, तो हम लोगों को न्यू सब्सटेंस नहीं मिला, वही कांच का ग्लास था, वो टूटा, उसके पीसेस वही कांच के ग्लास के ही हैं, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिला। लेकिन वो रिवर्स नहीं हो सकता, फिर मैं उस कांच का ग्लास को ऐसे जोड़ के पूरा ओरिजिनल फॉर्म में मैं नहीं ला सकती हूँ, ठीक है। पेपर का भी बात कर लूँ ना, इसको आप लोग ठीक है थोड़ा बहुत जोड़ मोड़ के कर सकते हो, बट वैसे वो पूरा ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता है, ठीक है। एंड अगर मैं कैरेट का बात करूँ, कोई भी सब्जी का, हम लोग सब्जी जो काटते हैं, सोच लो मेरे पास कोई भी सब्जी है, मैं उसको काट दी, ठीक है, काट दी, तो क्या केमिकल कंपोजिशन बदल गया? नहीं बदला, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिला, लेकिन वो रिवर्स नहीं हो सकता है। फिजिकल चेंज में वो आएगा, लेकिन वो रिवर्स नहीं हो सकता है। नाउ देयर आर मोर एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज। देखो उसको देखो, जैसे कि ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट ऐसे जलता है, ओके। जब हम लोग बल्ब ऑन करते हैं, यहाँ पर साइड में आप लोग देखो, बल्ब ऑन करने से वो बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन जैसे आप लोग ऑफ करोगे वो फिर से स्टॉप कर देगा ग्लो करना। तो ये क्या है? ये टेम्पररी था, ठीक है। इसमें भी कोई हम लोग को न्यू चेंज देखने को मिलता नहीं है। नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, बिल्कुल भी न्यू प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं मिलता है। एंड तो ये वाला आपका किस में आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा फिजिकल चेंज में। वैसे ही टीयरिंग ऑफ पेपर को फाड़ना, वो तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो ये भी न्यू सब्सटेंस यहाँ नहीं बन रहा था, ठीक है। तो जब हम लोग पेपर को छोटे छोटे पीस में से टीयर करते हैं तो पेपर का प्रॉपर्टी या इस प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आता है। वही पेपर वो बड़ा पेपर में
जो भी उसका केमिकल कॉम्पोजिशन था इसमें भी सेम है, बट हाँ ये रिवर्सिबल उतना नहीं है, बट यहाँ पर न्यू सब्सटेंस नहीं मिल रहा है, मतलब ये फिजिकल चेंज है। ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, कपड़े जो हम लोग सुखाते हैं, गिल्ले कपड़े, वो क्या होता है देखना, जब गिल्ला कपड़ा रहता है तो इवापोरेशन वहाँ पर होता है और वो सूख जाता है। तो क्या यहाँ पर कोई नया चीज़ बन रहा है, क्या न्यू सब्सटेंस बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी एक व्हाट, क्या है ये एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, अब ग्लास टम्बलर के बारे में बता चुकी हूँ आप लोगों को। कांच का ग्लास टम्बलर मतलब ग्लास वो जो कांच से बना रहता है, वो भी हो गया। सब्लिमेशन भी, सब्लिमेशन में एक्चुअली क्या होता है ना, आप लोग अगर क्लास 6 का वीडियो देखे होंगे, वो मिक्सचर एंड सेपरेशन, उसमें मैं थोड़ा बहुत बताई थी। तो बहुत सारे ऐसे सब्लाइम प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें सब्लिमेशन होता है। जैसे कि आप लोग कपूर को ले लो, कपूर को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही नैप्थलीन बॉल्स, एमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, एमोनियम क्लोराइड सॉल्ट ना लैब में अवेलेबल रहता है, वाइट कलर का रहता है, ठीक है। आयोडीन भी लैब में हम लोगों को मिलता है। तो ये सब सब्सटेंस को जब हम लोग हीट करते हैं ना, गर्म करते हैं, तो वो ना फट से वेपर फॉर्म में बदल जाता है, लिक्विड फॉर्म में वो नहीं कन्वर्ट होता है, बिल्कुल भी वो नहीं होता है लिक्विड फॉर्म में। लेकिन अगर मैं इसको ठंडा करूँगी, जैसे कि मैं यहाँ आप लोगों को बताती हूँ, वेयर इज़ माई पेन, यस, यहाँ तो नहीं, यहाँ बताती हूँ, ओके हियर। सो यहाँ पर देखो, जैसे कि ये मेरे पास, जैसे कि आप लोग तो टेस्ट ट्यूब देखे होंगे, ओके, क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई थी मैं, टेस्ट ट्यूब, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री वाला। सोच लो मैं टेस्ट ट्यूब में ना यहाँ पर वो एमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट डाल दी हूँ, वाइट कलर का होता है, जैसे नमक दिखता है ना, थोड़ा उसी टाइप से रहता है वो, और इसको मैं हीट कर दी हूँ। जैसे हम लोग कपूर को घर में गर्म करते हैं ना, जैसे वैसे ही सोच लो, अभी सोच लो आप लोग लैब तो जा सकते नहीं है, हम लोग ऐसे टेस्ट ट्यूब लेते हैं, हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब, उसमें मैं ये सॉल्ट डाल दी, एकदम सूखा ड्राई टेस्ट ट्यूब होना चाहिए, एंड मैं यहाँ पर इसको हीट कर रही हूँ। तो क्या होगा ना, क्योंकि ये सब्लाइम प्रोडक्ट है, एमोनियम क्लोराइड, ठीक है, एमोनियम क्लोराइड कैसा प्रोडक्ट है, वो सब्लाइम प्रोडक्ट है। सब्लाइम प्रोडक्ट मतलब इसको हीट करते ही ये सॉलिड फॉर्म में रहता है ना, ये हीट करने से कन्वर्ट हो जाता है गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में ये नहीं कन्वर्ट होगा। जैसे कि हम लोग अगर बर्फ़ को गर्म करेंगे ना तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में, लेकिन इनमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है, यही डिफरेंस है, ओके। सो हम लोग देखेंगे जैसे हम लोग इसको गर्म करेंगे ना, यहाँ से एकदम वाइट, पूरा डेंस वाइट, समझ रहे हो, धुआं टाइप, फ्यूम्स एकदम ऐसे ऐसे करके निकलेगा। और अगर थोड़ा देर हम लोग वेट करेंगे और या फिर इसका हम लोग ये ऊपर वाला एरिया को ढक देंगे, इतना तो हम लोग अभी अंदर में नहीं जाऊंगी क्या करेंगे, बट आप लोग इतना समझ लो, पहले इसको हीट करने से यहाँ से एकदम वाइट फ्यूम्स निकलता है। वही वाइट फ्यूम्स ठंडा होने के बाद ना, ये जो कूलर पार्ट होता है ना, ठंडा ठंडा पार्ट टेस्ट ट्यूब का इधर साइड वाला, इधर साइड में ना वो जाके फिर जम जाता है, फिर से वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कूल जब वो होता है, ठंडा जब वो होता है, तो जो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था ना, वो ठंडा होके वो फिर से वही थोड़ा सॉलिड फॉर्म में, थोड़ा पाउडरी फॉर्म में यहाँ पर लग जाता है, या अंदर अंदर कहीं ना कहीं वो लग जाता है, वो दिखता है, पूरा दिखता है। टेस्ट ट्यूब को अच्छे से फिर साफ करना पड़ता है, ओके। सो सब्लिमेशन में ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी कोई नया चीज़ नहीं मिल रहा है, वही एमोनियम क्लोराइड था, ठीक है, वो भाप में कन्वर्ट हुआ, वेपर गैसियस फॉर्म में वो कन्वर्ट हुआ, सोच लो, एंड या वेपर फॉर्म में, वो मैं डिफरेंस बताऊंगी बाद में, ओके। यहाँ पर हम लोग उसको हीट किए, डेंस वाइट फ्यूम निकला, ठंडा होकर यहाँ पर मुझे वापस वही एमोनियम क्लोराइड मिला। तो क्या यहाँ पर मुझे कोई न्यू सब्सटेंस मिला? नहीं मिला। और ये चेंज टेम्पररी था, इसको मैं रिवर्स भी कर सकती हूँ, देखो कर सकती हूँ ना। फिर अगर मैं इसको कलेक्ट कर लूँगी, इसको मैं गर्म करूँगी, फिर वहाँ से फ्यूम्स निकलेगा, ये चीज़ रिवर्स होगा, ओके। सो सब्लिमेशन में ऐसा ही होता है। तो सब्लिमेशन भी अगर आप लोग देखोगे तो सब्लिमेशन भी एक टाइप से फिजिकल चेंज के अंदर में ही आएगा, फिजिकल चेंज के अंदर में ही आएगा। और सब्लाइम प्रोडक्ट का एग्जांपल्स आप लोग पूरा अच्छे से याद रखना, जैसे कि एमोनियम क्लोराइड हो गया। अब देखो कैम्फर तो सब याद रखते हैं, थोड़ा अलग अलग नाम भी याद रखो, आयोडीन याद रखो, एमोनियम क्लोराइड याद रखो, ओके, नैप्थलीन बॉल याद रखो, ये सब चीज़ें याद रखो। तो यहाँ पर अगर मैं कैम्फर को, यहाँ पर तो देखो ये कपूर का एग्जाम्पल है, कैम्फर को गर्म करने से वो वेपर में कन्वर्ट होता है, कैम्फर का वेपर में, उसी को जब ठंडा कर देंगे फिर से वही मिल जाएगा। तो यहाँ पर कोई नया चीज़ नहीं मिलता, वही चीज़ है, खाली घूमता रहता है वो ना। अभी आ गया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ ना लिविंग साइंस बुक में एकदम थोड़ा सा ज़्यादा मतलब अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, हल्का सा साइड में की पॉइंट्स में दे दिया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का बहुत अच्छा भी मौका है, देख लो इवापोरेशन का, इसको स्किप मत करना।
ठीक है। सो इवापोरेशन देखो, ऐसे सबको पता है इवापोरेशन क्या है, बट इसके अंदर अंदर का थोड़ा और जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इवापोरेशन का मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि पानी जो भाप में कन्वर्ट होता है ना, हमको ये पता है पानी जो भाप में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि इवापोरेशन हमेशा बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होता है। जैसे कि पानी जो प्योर वाटर है वो बॉईल करता है 100 डिग्री सेल्सियस में। कितना डिग्री सेल्सियस में? 100 डिग्री सेल्सियस में प्योर वाटर इतना टेम्परेचर में बॉईल करता है वो। लेकिन इवापोरेशन का अगर मैं बात करूँगी तो इवापोरेशन 100 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर में हमेशा होगा, वरना क्या डिफरेंस रह जाएगा बॉइलिंग और इवापोरेशन में? तो पानी है, पानी धीरे धीरे करके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट, उसी को हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। तो ये ना एक्चुअली में स्लो प्रोसेस है और ये हर टेम्परेचर में हो सकता है, इसको थोड़ा याद रखना। नाउ अभी ये इवापोरेशन किस में डिपेंड करता है, इसका जो ये कितना जल्दी होगा या धीरे होगा ये किस में डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड्स का नेचर, हम लोगों के पास जो लिक्विड है, जो पानी है कि ऑयल है कि स्पिरिट है कि सैनिटाइज़र है कि रबिंग एल्कोहल है, जो भी है, ओके। तो ये एक्चुअल में किस में डिपेंड करता है? तो सबसे पहले है नेचर ऑफ लिक्विड। तो नेचर ऑफ लिक्विड में आ जाएगा 2 टाइप का लिक्विड। यहाँ पर आप लोग देखो, एक है वोलाटाइल लिक्विड, दूसरा है नॉन वोलाटाइल लिक्विड। ये वर्ड आप लोगों के लिए नया है लेकिन अभी पुराना हो जाएगा बिकॉज मैं मीनिंग बता दूंगी, इसका थोड़ा याद रखना। वोलाटाइल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं जो बहुत जल्दी भाप बन के उड़ जाते हैं, बहुत जल्दी। जैसे कि नील पॉलिश रिमूवर, अगर मैं नील पॉलिश रिमूवर को थोड़ा सा ऐसे थोड़ा खोल के रख दूंगी तो वो फट से उड़ जाएगा। पेट्रोल भी उड़ जाता है, अल्कोहल भी इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। तो रबिंग एल्कोहल और स्पिरिट ये सब पूरा इवापोरेट हो जाते हैं। तो वो लिक्विड्स जो जल्दी से इवापोरेट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल लिक्विड। और उसका उल्टा हो गया नॉन वोलाटाइल। जैसे कि पानी, वाटर क्या फट से जैसे आप लोग निकालोगे क्या उड़ जाएगा पानी? नहीं उड़ता है ना वैसे। तो नॉन वोलाटाइल लिक्विड वो लिक्विड जो कि जल्दी से इवापोरेट नहीं होते हैं, जल्दी से उड़ते नहीं हैं वो लोग। जैसे कि वाटर, जूस, ऑयल, ये लोग धीरे धीरे उड़ते हैं। तो अगर आप लोग वोलाटाइल लिक्विड यूज़ करोगे तो वहाँ इवापोरेशन जल्दी होगा, और अगर नॉन वोलाटाइल लिक्विड यूज़ करोगे तो उनके कंपैरिजन यहाँ इवापोरेशन धीरे धीरे होगा। तो नेचर ऑफ लिक्विड में वो ऐसे डिपेंड करता है। अब आया टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर आप सबको पता है उसका मीनिंग। नॉर्मली गर्मी के मौसम में, अभी तो गर्मी आने ही वाला है, ऑलमोस्ट आ गया है। सो गर्मी के मौसम में देखना, तो जैसे कि हम लोग जब भी घर साफ़ करवाते हैं, कहीं भी अगर पानी गिरा है वो कितना जल्दी इवापोरेट होता है, कितना जल्दी वहाँ से पानी सूख जाता है एज़ कम्पेयर टू रेनी सीजन एज वेल एज विंटर सीजन। और उससे भी बेस्ट एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ, कपड़े सूखने का आप लोग देख लो, ठीक है। नॉर्मली गर्मी के मौसम में ज़्यादा हीट रहता है, ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, कपड़ा यूं सूख जाता है, ठीक है। मतलब इवापोरेशन बहुत जल्दी होता है क्योंकि हाई टेम्परेचर रहता है। अब वही रेनी सीजन में कपड़े सूखते नहीं है, कपड़े से स्मेल भी आने लग जाती है। विंटर में भी कपड़ा थोड़ा टाइम लगाता है सूखने के लिए। सो टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहेगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर कम है तो इवापोरेशन भी कम होता है। नाउ सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, लिक्विड का सरफेस एरिया में भी डिपेंड करता है। जैसे कि सोच लो यहाँ पर पानी गिरा है, ठीक है, थोड़ा सा पानी यहाँ गिरा है, जैसे कि इधर सोच लो सरफेस में पानी गिरा है, ठीक है। वो पानी सूख नहीं रहा है, मैं क्या करूँगी, पानी को थोड़ा से फैला दूंगी, तो आप लोग देखना तो वो जल्दी सूख जाता है, हाँ कि ना। या फिर बेस्ट एग्जाम्पल जैसे कि, एक मिनट, कहाँ गया पेन, यस, बेस्ट एग्जाम्पल सोच लो मेरे पास यहाँ पर मैं एक छोटा सा कंटेनर में पानी ली हूँ, ठीक है। और यहाँ पर वैसे ही मैं पानी ली हूँ लेकिन थोड़ा बड़ा कंटेनर में पानी ली हूँ, वही पानी है लेकिन थोड़ा ज़्यादा बड़ा फैला हुआ जगह में, सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो कौन से जगह से ज़्यादा जल्दी इवापोरेशन होगा, पानी किधर से जल्दी इवापोरेट होगा? ऑब्वियसली जहाँ पर मैं पानी को एकदम अच्छे से ज़्यादा जगह दी हूँ, फैला के रखी हूँ, तो सरफेस एरिया उसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इवापोरेशन। जितना हम लोग, जैसे कि एक और एग्जांपल जैसे कपड़े हम लोग सुखाते हैं, कपड़ा को हम लोग ऐसे सोच लो, आप लोग अपना कपड़ा धोए हो और उसको ना ऐसे ही मोड़ तोड़ के ऐसे ही सुखा दे रहे हो, और दूसरा केस में आप लोग कपड़े को सुखाए हो, पूरा उसको खोल के आप लोग सुखा रहे हो, तो कहाँ जल्दी होगा आप लोगों का इवापोरेशन कपड़े में, कहाँ कपड़ा जल्दी सूखेगा? ऑब्वियसली जहाँ कपड़ा खोल के आप लोग सुखाए हो। तो जहाँ आप लोग कपड़ा को ऐसे खोल के सुखाए हो ना, मतलब ज़्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है, ज़्यादा सरफेस एरिया है। और जहाँ आप लोग कपड़ा को ऐसे ही मोड़ तोड़ के ऐसे ही सुखा दिए थे,
कम सरफेस एरिया था, इसीलिए वहाँ कम इवापोरेशन हुआ। और वही कपड़ा को जब आप लोग खोल के पूरा फैला के सुखाए हो तो ज़्यादा सरफेस एरिया हो गया, तो इवापोरेशन भी वहाँ पर ज़्यादा हुआ। ओके, नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब एक्चुअल में होता है एनवायरनमेंट में, एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो अगर एनवायरनमेंट में वाटर वेपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो यहाँ से फिर और इवापोरेशन ज़्यादा नहीं होगा। ये चीज़ बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ बच्चे लोगों का पक्का डाउट रहेगा, तो मैं एक बार बता देती हूँ, उसको थोड़ा याद रखना। अभी सोच लो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, पहले से, और आप लोग यहाँ पर इवापोरेशन करवा रहे हो, आप लोगों का कपड़ा है, यहाँ से इवापोरेशन हो रहा है कपड़े में, ठीक है। अभी अगर एनवायरनमेंट में पहले से ही बहुत ज़्यादा वाटर वेपर है, जैसे कि रेनी सीजन में रहता है, बहुत वाटर वेपर रहता है रेनी सीजन में, तो इवापोरेशन ना वहाँ पर कम हो जाता है। रेनी सीजन में क्या होता है, इवापोरेशन कम होता है कि नहीं होता है? तो क्यों होता है पता है? क्योंकि रेनी सीजन में ना ऑलरेडी एनवायरनमेंट में इतना वाटर वेपर रहता है, इसीलिए यहाँ से फिर इवापोरेशन लेस हो जाता है। तो अगर हवा बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होगा, अगर वाटर वेपर बहुत ज़्यादा है तो इवापोरेशन लेस होगा, लेकिन समर में वाटर वेपर ज़्यादा नहीं होता है तो इवापोरेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। तो ह्यूमिडिटी से पूरा उल्टा रिलेशन है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवापोरेशन कम होगा, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवापोरेशन वहाँ पर ज़्यादा होगा। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो वेट क्लॉथ्स होते हैं, गिल्ले कपड़े, वो लोग समर में बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इवापोरेट तो नहीं, सूख जाते हैं, क्योंकि समर में ना टेम्परेचर तो बहुत हाई होता है और ह्यूमिडिटी बहुत कम होता है। लेकिन रेनी एंड विंटर में टेम्परेचर डाउन भी रहता है एंड ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है यहाँ से। अभी ये लास्ट है, ये बताना ज़रूरी था क्योंकि बच्चे लोगों का आई जस्ट चाह रही हूँ कि डाउट्स पूरा क्लियर हो। बॉइलिंग इवापोरेशन में कंफ्यूज रहते हैं। सो बॉइलिंग एंड इवापोरेशन, देखो अब बहुत बच्चे लोग, इवन हम लोगों को भी पहले लगता था कि बॉइलिंग और इवापोरेशन क्या है, सिंपल सा चीज़ तो है, बट इसमें बहुत डिफरेंस होता है। दोनों में एक सिमिलैरिटी ये होता है कि पानी या लिक्विड वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इवापोरेशन में हम लोग पढ़े ना, बिलो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से नीचे में होगा अगर मैं पानी का बात कर रही हूँ। बॉइलिंग वाटर या कोई भी लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर उसके लिए फिक्स्ड रहता है। जैसे कि हम लोग जो पानी वाटर का बात करते हैं, तो वाटर में क्या है, सोच लो ये वाटर है और वाटर को कन्वर्ट करना है मुझे, बॉईल करवाना है। बॉइलिंग अगर पूरा होगा, पानी जो उबलता है वो 100 डिग्री में ही होगा, उसके नीचे बॉइलिंग कभी भी नहीं होगा अगर प्योर वाटर है तो बॉइलिंग और इवापोरेशन में क्या है ना, बॉइलिंग हमेशा ऐसे फिक्स्ड रहता है, वो मेंटेन करता है अपना एक टेम्परेचर कि मेरे को फिक्स्ड टेम्परेचर में होना है, बस उसी में होना है। लेकिन इवापोरेशन वो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे कोई भी टेम्परेचर में हो सकता है। अभी बॉइलिंग एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, ठीक है, बॉइलिंग जल्दी जल्दी होता है, लेकिन इवापोरेशन स्लो प्रोसेस है, इवापोरेशन में टाइम लगता है। ऑब्वियसली आप लोग खुद सोचना, तो गर्मी के मौसम में जब इतना धूप रहता है तो समुद्र, रिवर, पॉन्ड, वो सबका पानी क्या एक साथ उड़ जाता है, ऊपर चला जाता है। अगर ऐसा होता तो पूरा सूख जाना चाहिए नदी तालाब एक बार में, या पानी पूरा ऐसे ऐसे उबलते रहना चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो वहाँ पर ना इवापोरेशन होता है, वो बहुत धीरे धीरे स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन हम लोग घर में जो पानी को उबालते हैं, बॉईल करवाते हैं, तो वो देखना तो कितना जल्दी हो जाता है। वैसे ही बॉइलिंग और इवापोरेशन का एक और डिफरेंस है कि इवापोरेशन ना एक्चुअल में एक सरफेस फिनोमिनन है। सरफेस फिनोमिनन का मतलब होता है, एक मिनट मेरा पेपर किधर गया, ओके, सरफेस फिनोमिनन का मतलब होता है कि वो ना ऊपर ऊपर से होता है। ऊपर ऊपर से होता है कैसे? देखो जैसे कि सोच लो यहाँ एक कंटेनर है और यहाँ एक कंटेनर है, इसमें अगर इवापोरेशन होगा तो इवापोरेशन ना हमेशा, जैसे कि पानी है, ये पानी की सरफेस, ये ऊपर ऊपर से इवापोरेशन होगा। लेकिन बॉइलिंग वो पूरा अंदर अंदर से पानी ऐसे उबल उबल के भाप बन के जाता है। तो ना मैं यहाँ पर एक अलग पॉइंट लिखी हूँ, बट मैं एक अच्छा पॉइंट बता रही हूँ। हम लोग लिखते हैं इवापोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिनन। ये तो इनफ पॉइंट है। एक्चुअली मैं वो लिख दी थी इसलिए मैं लिखी हूँ कि नहीं, लेट मी चेक, नहीं लिखी हूँ। ओके, सो इवापोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिनन। लेकिन बॉइलिंग हम लोग क्या देखिए, अंदर अंदर से हर जगह से हो रहा है, तो हम लोग उसके लिए लिखते हैं बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिनन। मतलब वो पूरा अंदर से होता फिनोमिनन होता है। आप लोग इस पॉइंट को ऐड कर लेना है, तो बहुत गंदा हैंडराइटिंग दिख रहा है, छोड़ो उसको। तो उसी के लिए ना मैं यहाँ पर ऐसे लिखी हूँ कि बॉइलिंग
ऑल पार्ट ऑफ लिक्विड से होगा, लेकिन इवापोरेशन खाली सरफेस से होता है। आप लोग वो वाला लिखना, वो ज़्यादा अच्छा है। ओके, देन आप लोग खुद फील करना, जब हम लोगों को गर्मी के मौसम में बहुत पसीना आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा हवा को खोजते हैं, पंखा के नीचे आके खड़े हो जाते हैं। तो उसमें हम लोग को क्या लगता है, ठंडा लगता है, ऑब्वियसली लगता है। ठीक है, हवा चलता है एकदम तेज जोर से हवा चलता है तो इवापोरेशन जल्दी होता है, एंड इवापोरेशन से हमेशा कूलिंग इफेक्ट मिलता है, ये चीज़ याद रखना। उसका उल्टा भाई कौन है, बॉइलिंग कभी भी कूलिंग इफेक्ट नहीं देगा। कभी सोचो, आप लोग खुद सोचो, बॉइलिंग से क्या कभी कूलिंग इफेक्ट होगा, वो हीटिंग इफेक्ट देता है, बट इवापोरेशन कूलिंग इफेक्ट देता है। तो ये हो गया आप लोगों का पूरा आज फिजिकल चेंज तक। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी मैं पढ़ाई हूँ, जानबूझ के पढ़ाई हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो स्टूडेंट्स, इसमें से कुछ भी अगर डाउट हुआ होगा तो आप लोग मुझसे पूछो, एंड आई होप आप लोगों का ये चैप्टर का अभी तक मैं जितना पढ़ाई हूँ, बिकॉज नेक्स्ट पार्ट तो बचा है केमिकल चेंज, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। पर वीडियो को एक बार आप अच्छे से आप लोग बार थोड़ा देखना, बार देखोगे ना तो आप लोगों को ना ये सब पूरा दिमाग में से बैठ जाएगा और बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी एंड मेरे लिए भी, बिकॉज आप लोगों का डाउट्स अगर क्लियर हुआ, आप लोग अच्छा मार्क्स लाओगे तो फ़ायदा तो मेरा ही है। ओके, सो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।